गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने ब्रिटेन की कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्य देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि ये विश्व का शक्तिशाली सदन है, प्रथम सदन है, वो किस प्रकार से है वो देखा था। उसके बाद लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन की तुलना देखी थी कि किन किन क्षेत्रों में ये उससे कमज़ोर है और किन किन क्षेत्रों में ये उससे स्ट्रॉन्ग है या मजबूत है। उसके बाद हमने स्पीकर का देखा था कि ब्रिटिश कॉमन सभा का जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, उसे स्पीकर कहा जाता है और स्पीकर बोलने के कारण ये स्पीकर कहलाया। और इसका चुनाव पहले सदन के द्वारा ही किया जाता था, सम्राट के द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये सदन के द्वारा ही किया जाने लगा है और ऐसे व्यक्ति पर सहमति बनती है जिस पर कि विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल दोनों ही सहमत हों। अब हम देखते हैं कि जो स्पीकर है उसकी शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो कॉमन सभा के स्पीकर की मुख्य शक्तियां और कार्य इस प्रकार है। सबसे पहला है लोक सदन की अध्यक्षता करना। तो यह उसका मेन काम है कि जब भी सदन की बैठकें होंगी तो लोक सदन उसके स्पीकर जो है उसकी अध्यक्षता करने का कार्य करेगा और वो जब तक अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता तब तक जो है सदन की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती। इसी प्रकार बोलने की आज्ञा प्रदान करना। तो सदन में बहुत सारे विधेयक और अन्य विषय बोलने के लिए बहुत अधिक होते हैं, सदस्य भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वो सभी व्यक्तियों को बोलने का मौका दे। तो किस व्यक्ति को कितने समय के लिए बोलना है, तो ये इसका जो निश्चय होता है, इसका जो डिसीजन होता है वो स्पीकर के द्वारा ही लिया जाता है। वही व्यक्तियों को आज्ञा देता है कि अमुक व्यक्ति बोलेगा, अमुक व्यक्ति बोलेगा और कौन कौन व्यक्ति कितने कितने समय के लिए इस विषय पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। तो बोलने की आज्ञा प्रदान करना। नियमों की व्याख्या करना। तो जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है तो वह अध्यक्ष अपना निर्णय देता है, परंतु उसका निर्णय पूर्व दृष्टांतों के अनुसार ही होता है। सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम होती है, फिर उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी जो है स्पीकर की होती है, अध्यक्ष की होती है। और ये कहा जाता है कि सदन के अंदर जब वो आता है, सदन में जब प्रवेश करता है तो उसके कपड़े की खड़खड़ाहट से ही सदन में व्यवस्था बन जाती है और यदि फिर भी सदन के अंदर व्यवस्था नहीं बने तो वो सदन को शांत होने के लिए कह सकता है। यदि कुछ ज़्यादा ही उपद्रव हो रहा है सदन में तो जो व्यक्ति ज़्यादा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है तो वो उसका नाम लेके उसको संबोधित कर सकता है और उसको आज्ञा दे सकता है कि आप इस तरह से सदन के अंदर शांति भंग न करें। यदि वो फिर भी नहीं मानता व्यक्ति तो सार्जेंट एट आर्म्स की सहायता से उसे वो सदन से बाहर निकलवा सकता है। तो इस प्रकार से सदन में व्यवस्था बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। निर्णायक मत का अधिकार। तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी विषय होते हैं उन पर वो वाद विवाद करवाता है, उन पर बहस करवाता है, उसके बाद मतदान करवाता है। मतदान में यदि किसी पक्ष में किसी विषय पर दोनों पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आते हैं तो वो निर्णायक मत देता है और निर्णायक मत वो जिसके पक्ष में देता है उसका पलड़ा भारी हो जाता है और वही पक्ष विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो निर्णायक मत का, लेकिन अब हमेशा वो ये देखता है कि उसके निर्णायक मत का प्रयोग इस तरीके से करता है ताकि सत्य की विजय हो। तो निर्णायक मत का वो अधिकारी है। वित्त विधेयक को प्रमाणित करना कि सदन के अंदर जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है यदि उसके बारे में ये बहस हो जाए कि अमुक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस तरह के विवादों को निपटाने का काम अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष यदि ये कह देता है कि यह वित्त विधेयक है तो वो वित्त विधेयक माना जाता है। समितियों के बारे में शक्तियाँ। तो कौन सा विधेयक किस समिति के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। संसद की बहुत सारी समितियां हैं, उन समितियों में विधेयक जाते हैं और उन समितियों के अंदर विधेयक पर विचार विमर्श होता है, लेकिन कौन सा विधेयक किस समिति के पास जाएगा इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नतीजों की घोषणा। हमने बताया कि विभिन्न विषय सदन के अंदर आते हैं, विभिन्न विधेयक सदन के अंदर आते हैं, सदन उन पर विचार विमर्श करता है, वाद विवाद करता है, सभी व्यक्ति पक्ष और विपक्ष अपने विचार रखते हैं और अंत में वो है उसमें मतदान कराता है और परिणामों की घोषणा करने का कार्य स्पीकर के द्वारा किया जाता है। सदन का प्रतिनिधित्व। लोक सदन के अध्यक्ष के रूप में वह सदन से बाहर सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन तथा राजा का मध्यस्थ होता है और लॉर्ड सभा द्वारा वित्त विधेयकों पर
व्यक्त प्रतिक्रिया के विषय में निर्णायक होता है और वही ब्रह्म जगत और लोक सदन के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। तो इस तरह से एक तरह से वह सदन का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्यों के विशेषाधिकारों का रक्षक, आपने देखा था कि जो लोक कॉमन सभा है उसके सदस्यों को क्या क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं। वो विशेषाधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त हो, उन विशेषाधिकारों का उल्लंघन न हो, ये देखने का कार्य जो है स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो सदन सदस्यों के विशेषाधिकारों का रक्षक भी होता है ये। कंगारू समापन का अधिकार, लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक विधेयक तथा प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार कर सके, इसलिए जब सदन में कार्य बहुत अधिक होता है तो उस समय स्पीकर को यह अधिकार होता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों तथा प्रस्तावों को चुन ले और उन पर मतदान करा दे ताकि सदन का कार्य तेज गति से चल सके। इसे ही हम कंगारू समापन के नाम से जानते हैं। अब ये लोक सदन संबंधी शक्तियाँ या प्रशासन, तो अध्यक्ष लोक सदन का प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। वह लोक सदन की कार्यवाही के मुद्रण व प्रकाशन के लिए मुद्रकों व संपादकों को नियुक्त करता है। और अंतिम है इसका सचिवालय। तो लोक सदन के अध्यक्ष के अधीन एक सचिवालय भी होता है जिसमें सचिव, सुपरिटेंडेंट होता है, लेखक गण होते हैं, लाइब्रेरियन और प्राइवेट विधेयकों के निरीक्षक रहते हैं। वे स्पीकर की देखरेख में कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य जितने भी हैं वो ब्रिटिश स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो ब्रिटिश स्पीकर की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो कॉमन सभा के स्पीकर का पद अत्यधिक प्रतिष्ठा, सम्मान तथा गौरव का पद है। जेनिंग्स का कथन है कि अध्यक्ष का प्रभाव उसकी शक्ति से अधिक है। एक पंच या निर्णायक के रूप में उसकी शक्तियां असीमित, अनियंत्रित तथा लगभग तानाशाही ढंग की हैं। उसके निर्णय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उसे पद से हटाना ही उसके लिए उसके विरुद्ध एकमात्र उपाय है। जहाँ तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उसके औचित्य, प्रश्नों संबंधी तथा अन्य निर्णय सभी सदस्यों को मानने पड़ते हैं, चाहे वो उससे सहमत हो या न हो। यदि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाना असंभव मालूम पड़े तो वह सदन को स्थगित कर सकता है। अब देखते हैं हम, ये तो थी कि ब्रिटिश स्पीकर की स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन का जो स्पीकर है वो कितनी शक्तियों का प्रयोग करता है, वो कितना शक्तिशाली है। अब हम देखते हैं ब्रिटेन स्पीकर की और अमेरिकन स्पीकर में तुलना करें तो दोनों में क्या क्या समानता है। तो दोनों निम्न सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। आपको पता ही है कि अमेरिकन स्पीकर उधर प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करता है और ब्रिटिश स्पीकर कॉमन सभा की अध्यक्षता करता है। तो दोनों ही निम्न सदन की अध्यक्षता करते हैं। निर्णायक मत के अधिकारी, दोनों ही कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। जब किसी विषय पर सदन के अंदर जो मतदान कराया गया है उस पर यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ गए हैं तो दोनों ही निर्णायक मत देने के अधिकारी होते हैं। अपने अपने सदन के प्रतिनिधि, जब भी वो सदन से बाहर बोलते हैं तो वो दोनों अपने अपने सदन के प्रतिनिधि माने जाते हैं। चौथा है इसके अंदर, अमेरिकन स्पीकर राष्ट्रपति तथा सीनेट को तथा ब्रिटेन का स्पीकर राजा और लॉर्ड सभा को जोड़ने वाली कड़ी है। जो अमेरिकन स्पीकर है वो राष्ट्रपति को, सीनेट को जोड़ता है और ब्रिटेन का स्पीकर राजा और लॉर्ड सभा को जोड़ता है। दोनों का अपने अपने देशों में उच्च और गरिमा में स्थान है। अब देखते हैं दोनों में असमानताएं। तो सबसे पहला है सर्वसम्मति का अंतर। तो सर्वसम्मति का अंतर हमने देखा कि ब्रिटेन का जो स्पीकर है वो निर्दलीय होता है, तो सर्वसम्मति से चुना जाता है और ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है जो कि विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दोनों को मान्य हो। और जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करता है उस दिन वो राजनीति से संन्यास ले लेता है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि ब्रिटेन के अंदर एक बार स्पीकर सदैव के लिए स्पीकर की स्थिति होती है, वो आजीवन अपने पद पर रह सकता है। तो ब्रिटिश स्पीकर जो है सर्वसम्मति से चुना जाता है, जबकि अमेरिकन स्पीकर के चुनाव में बहुत वातावरण बहुत गर्मा गर्म होता है, वो चुनावी वातावरण रहता है क्योंकि दोनों ही दल चाहते हैं कि उनका व्यक्ति स्पीकर बने। तो ब्रिटिश स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता है और अमेरिकन स्पीकर दलीय आधार पर चुना जाता है। चुनावी वातावरण का अंतर, निश्चित रूप से
ब्रिटिश स्पीकर का जो चुनाव होता है वो शांतिपूर्ण वातावरण में होता है, जबकि अमेरिकन स्पीकर में दलीय आधार पर चुनाव होता है तो जो है शांतिपूर्ण वातावरण नहीं होता, बल्कि खूब शोर शराबा और खूब हल्ला गुल्ला होता है और दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवार को जिताने का पूर्ण प्रयास करते हैं। दलीय स्थिति का अंतर, ब्रिटिश स्पीकर एक बार स्पीकर सदैव के लिए स्पीकर की स्थिति पर कार्य करता है, इसलिए जिस दिन वो अपने पद पर आता है अपनी दलीय स्थिति से संन्यास ले लेता है या वो राजनीति से संन्यास ले लेता है, तो वो निर्दलीय होता है, जबकि अमेरिकन स्पीकर और दलीय होने के लिए ही अपने पद पर आता है। निर्णायक मत का अंतर, तो ब्रिटिश स्पीकर निर्दलीय होता है, सदन की व्यवस्था बनाए रखता है, वो सदन के अंदर विधेयकों पर प्रस्तावों पर विचार विमर्श करवाता है और मतदान करवाता है। मतदान में यदि बराबर की स्थिति आती है तो ब्रिटिश स्पीकर ये देखने का प्रयास करता है कि सच्चाई किस तरफ है। जिस तरफ सच्चाई होती है, जिस तरफ देश हित होता है, राष्ट्र हित होता है, जनता का हित होता है, वो उसके पक्ष में अपना कास्टिंग वोट या निर्णायक मत डालता है। जबकि अमेरिकन स्पीकर ये देखता है किसी बराबर की स्थिति आने पे कि उसके दल के सदस्य किस तरफ हैं, वो उस दल के सदस्य की तरफ मत डालता है। तो दोनों के निर्णायक मत में अंतर होता है, एक अपने निर्णायक मत का प्रयोग राष्ट्र हित के लिए करता है और दूसरे अपने निर्णायक मत का प्रयोग दलीय हित के लिए करता है। अवधि का अंतर, ब्रिटिश स्पीकर एक बार स्पीकर सदैव के लिए स्पीकर की प्रथा पर कार्य करता है, इसलिए वो आजीवन स्पीकर होता है। वो जब तक स्वेच्छा से पद न छोड़े तब तक वो स्पीकर रह सकता है, जबकि अमेरिकन स्पीकर सरकार के बदलते ही स्पीकर भी बदल जाता है। तो दोनों में अवधि का अंतर होता है। वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अंतर, ब्रिटेन के अंदर यदि सभा के अंदर या कॉमन सभा के अंदर किसी विधेयक पर यह विवाद हो जाए कि इसे वित्त विधेयक माना जाए या नहीं, तो स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। वो जिस विधेयक को वित्त विधेयक बोल देता है वो वित्त विधेयक माना जाता है और वो अंतिम होता है उसका निर्णय, उस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। जबकि अमेरिकन स्पीकर यदि किसी विधेयक को धन विधेयक बोल भी दे तो भी उस पर प्रश्न किया जा सकता है और उस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है और बोला जा सकता है इसे वित्त विधेयक के माना जाए या नहीं। नियमों की व्याख्या, यदि हम नियमों की व्याख्या देखें तो ब्रिटिश स्पीकर सदन में यदि व्यवस्था संबंधी प्रश्नों पर या नियमों के प्रश्नों पर यदि कोई विवाद हो जाए तो ब्रिटिश स्पीकर जो नियमों की व्याख्या करता है वो अंतिम होती है, जबकि अमेरिकन स्पीकर द्वारा की गई व्याख्या पर प्रश्न उठाया जा सकता है। विशेषाधिकारों का अंतर, तो ब्रिटेन के अंदर जो है इंग्लैंड के में स्पीकर सदन के सभी सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षक है क्योंकि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। अमेरिका में स्पीकर केवल अपने दल के हित के लिए कार्य करता है। अगला है इसके अंदर विवेकात्मक शक्ति का अंतर। नियमों की व्याख्या के संबंध में अमेरिका के अध्यक्ष को नियम निर्मात्री समिति द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत काम करना पड़ता है और वे अपने विवेक से बहुत कम काम करता है, जबकि इंग्लैंड में अध्यक्ष को अपने विवेक से काम लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है क्योंकि वहाँ उसे किसी नियम निर्मात्री समिति द्वारा बनाए हुए नियमों के अंतर्गत नहीं चलना पड़ता। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर अंतर है। अब हम देखते हैं कॉमन सभा की समिति व्यवस्था। तो ये तो आपको पता ही है कि हर देश के अंदर संसद की समितियां होती हैं, ब्रिटेन के अंदर भी समितियां हैं और कॉमन सभा की समिति व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि विश्व के समस्त व्यवस्थापिकाओं के सामने एक सामान्य समस्या यह है कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा व्यवस्थापन किस प्रकार किया जा सकता है। वर्तमान में सभी संसद व्यवस्थापन कार्य के भार से दबी हुई हैं, वे बढ़ते हुए व्यवस्थापन कार्य को निपटा नहीं पाती हैं और यदि संसद व्यवस्थापन कार्य में शीघ्रता बरते तो कार्य का विस्तार व्यवहारिक रूप से निम्न कोटि का होगा। अतः ब्रिटेन के अंदर आधुनिक विधान तंत्रों में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके कई लाभ हैं। तो हर देश के अंदर समितियां कार्य करती हैं, संसद की समितियों के नाम से उन्हें जाना जाता है। इनके कई लाभ हैं, जैसे सबसे पहले छोटे निकाय विचार विमर्श के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि जो लोक सदन है उसके अंदर 659 सदस्य होते हैं और उतने सदस्य यदि किसी विषय पर विचार विमर्श करेंगे तो वो जो विचार विमर्श होगा वो उतने उच्च कोटि का नहीं होता, जबकि एक छोटे निकाय द्वारा जो विचार विमर्श किया जाता है वो अधिक उपयुक्त
होता है। सदन का आकार बड़ा होने से इनमें विधेयकों पर शांतिपूर्वक विचार करने के उपयुक्त वातावरण का अभाव रहता है। अतः तर्क सम्मत वाद विवाद हेतु समितियों का सहारा लिया जाता है। समितियां आकार में छोटी होती हैं, उनमें सदन की अपेक्षा अधिक सुचारू रूप से विधेयकों के पक्ष तथा विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया जा सकता है, तो इसलिए भी इनका सहारा लिया जाता है। सदन में निष्पक्ष वाद विवाद प्राय असंभव होता है, क्योंकि दलीय आधार पर सदस्य बैठते हैं और कॉमन सभा दलबंदी के आधार पर गुटों में बटी रहती है। अतएव सदन में विधेयकों पर निष्पक्ष वाद विवाद संभव नहीं होता, इसलिए भी विधेयक जो है समिति के पास जाते हैं। सदन में विधेयकों पर उतने विस्तार पूर्वक विचार नहीं किया जा सकता जितना कि समितियों में। इसका कारण सदन में प्रक्रिया नियमों का अधिक कठोरता से पालन किया जाना है। सदन में हर काम निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अतः अध्यक्ष के लिए प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर देना संभव नहीं होता। अध्यक्ष सामान्य समापन के द्वारा किसी भी सदस्य के भाषण को समाप्त कर सकता है। समितियों में सब बाधाएं नहीं रहती, फलते उनके सदस्य विस्तार पूर्वक अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए भी किसी भी विधेयक को समिति के पास जाना जरूरी होता है। कानूनों की पेचीदगी, तो आधुनिक काल में कानून जटिल किस्म के होते जा रहे हैं। केवल विशेषज्ञ उनका निर्माण कर सकते हैं। संसद के साधारण सदस्य कानूनों की पेचीदगियों तथा बारीकियों को समझने में असमर्थ रहते हैं। इस कारण आजकल सभी देशों में विधानसभाओं में समिति प्रणाली अपनाई गई है। तो कानून की पेचीदगियों को समझने में सदन की अपेक्षा समिति ज़्यादा सक्षम होती है, इसलिए भी विधेयक समिति के पास जाना ही चाहिए। सदन के समय की बचत होती है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में कानून बनाए जाते हैं। संसद कानून निर्माण के अत्यधिक बोझ से लदी रहती है, अतः सभी विधेयकों पर विस्तार पूर्वक विचार करना उसके बस की बात नहीं होती। संसद ये कार्य समितियों को सौंप देती है। तो इस प्रकार ब्रिटेन के अंदर समिति प्रणालियों के माध्यम से कानून निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि समितियों के कितने प्रकार हैं। तो ब्रिटेन में समितियों के 5 प्रकार की समितियां हैं वहाँ पर। एक तो समस्त सदन की समिति, स्थायी समिति, प्रवर समिति, सत्रीय प्रवर समितियां और निजी विधेयक समितियां। तो ये है समितियां ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश कॉमन सभा और उसकी समितियां। धन्यवाद।